अभय और सुबोध ने कबीर को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर काफी सारे पैतरे किए, मगर कबीर कहाँ टूटने वाला था। पहले उन्होंने उसे ताकत का डर दिखाया, फिर पैसों का रौब दिखाया। अब आखिर में अभय ने एक शर्त फिर से लगाई कबीर के साथ, जिसे सुबोध अभय की भूल समझ रहा है। सुबोध समझ चुका था कि कबीर दिमाग का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। एक तो उसने कोई बात नहीं मानी उन लोगों की, और अब उसने उल्टा अभय को ही फंसा दिया। तुम्हारी हार हुई है, समझे मिस्टर डफर। ये देखो, तुम मेरे अकाउंट में पैसे देखना चाहते थे ना। कबीर ने अपने अकाउंट में उसे अपना बैलेंस दिखाया। ये 7 मिलियन के आसपास था। अभय ने शेष राशि को देखा तो देखते ही दंग रह गया और इस पर विश्वास नहीं कर सका। अभय अपने मन में सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। इस जोकर के अकाउंट में इतना सारा पैसा कहां से आया। ये सारस्वत परिवार का ही होना चाहिए। हाँ, ये काजल का बैंक अकाउंट हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि केशव सारस्वत के पास इतना पैसा नहीं है। उनके सारे बैंक डिटेल्स मैंने देखे हैं। उनके पास तो 20 लाख से ज्यादा नहीं थे। इसके अकाउंट में इतना पैसा कैसे आया। ये बात सोचकर अभय चिल्लाया, ये किसी और के स्टेटमेंट की एक तस्वीर है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम सच में मेरे दिमाग के साथ खेलने की हिम्मत रखते हो? अभय थोड़ा बेफिक्र होकर बोला। उसका कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था। ये उसे पता ही नहीं चला। ये मुख्य रूप से कबीर के पहले के रवैये के कारण था, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। परंतु वो जानते नहीं थे कि माइंड गेम्स में कबीर उन दोनों से बहुत आगे की सोचता था। ठीक है, अब इसे यहाँ खत्म करो, सुबोध ने कहा। वो सोचने लगा, ये आदमी थोड़ा होशियार है। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा चालाक लगता है। सुबोध के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा चिंतित था। उसे लगा कि उसने इतने छोटे से और बेकार इंसान पर अपना कीमती समय पहले ही काफी बर्बाद कर दिया है, और उसे ये अपमान समझ रहा था। सुबोध ने अभय से कहा कि वो अलीशा को खोजने जा रहा था। अभय और कबीर ने सारा स्पेस ले लिया था। उन दोनों के बीच की लड़ाई में कोई नहीं आ सकता था। सुबोध अलीशा को इन दोनों के लड़ाई से दूर भी रखना चाहता था, क्योंकि वो उसके पास ही जाने की सोचने लगा। तुमने सुना ना कि सुबोध ने क्या कहा अभी? अब हम दोनों को परेशान करने वाला कोई नहीं है यहाँ। आज तुम नहीं बचोगे जोकर, अभय ने कहा। तब तक सुबोध वहां से जा चुका था और मनोज वालिया के भारी भरकम आदमी वहां आ चुके थे। वो सारे बहुत खूंखार लग रहे थे। कबीर सबको देख रहा था। वो समझ जाता है कि अभय को नया लाइफ का लेसन देना होगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। अभय ने कबीर की ओर देखा और 8 लोगों को आदेश दिया, गार्ड्स, ये जो आदमी तुम लोगों के सामने खड़ा है वो अपने पैरों पे खड़ा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसे इतना मारो इसकी सारी अकड़ निकल जाए और ये भीगी बिल्ली में बदल जाए और रेंगते हुए मुझसे माफी मांगे। भीड़ अब ना के बराबर थी। जो लोग वहां खड़े थे उन सबका ध्यान उन बॉडीगार्ड्स पर ही था। उन शरीफ लोगों ने ऐसे लोगों की लड़ाई सिर्फ फिल्मों में देखी थी, असलियत में बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो मुफ्त में मिलने वाला मनोरंजन था। इसकी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, खासकर उनके जीवन में। 8 लोगों के समूह में सभी ने काले सनग्लासेस और एक काला सूट पहन रखा था। उनकी उभरी हुई मांसपेशियों ने उन सूटों को ऐसा कस दिया था कि अगर वे अपने शरीर को हिलाते तो कपड़े फट जाने के पूरे आसार थे। अभय ने आदेश को सुनकर उनमें से एक ने अपना सनग्लास उतार दिया। उसने गुस्से वाला चेहरा बनाया। पहले से ही उसके चेहरे पर चाकू का निशान था। उसने अपनी उंगलियों को इतनी जोर से मोड़ा कि वो कर्कश आवाज करने लगे। वो अभय के सामने अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी तैयारी पूरी थी। अभय सर, मैं एक हाथ से इतने छोटे जोकर को बर्बाद कर सकता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं मेरा एक हाथ पड़ते ही इसकी जान न निकल जाए। मुझे बहुत सोच कर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना बोलते ही उसने कबीर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बोलते बोलते वो गुस्से से भर चुका था। आसपास जमा हुई दर्शकों की भीड़ भी अब कुछ कदम पीछे हट गई। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। लड़के, घुटने टेकना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना शर्म की बात नहीं है। बहादुरी और पागलपन में फर्क होता है। बेकार में अब आपको अपने इलाज के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। इस छोटी सी बात पर लड़ना ठीक नहीं था, खासकर जब लड़ाई बराबर वालों के बीच ना हो। चश्मे वाले एक सभ्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कबीर को सलाह दी। धन्यवाद आपकी सलाह के लिए। मेरा इरादा सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाने का है और खुद को चोट से बचाने का ही है। मुझे लगता है कि मैं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। फिर भी आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कबीर ने उनको धन्यवाद दिया।
चेहरे पर निशान वाला आदमी अब कबीर के पास आ चुका था और उसने आते ही कबीर के ऊपर मुक्के से वार किया। मगर वार पूरा हो पाए उसके पहले ही उसका हाथ, जो कबीर की जांघ से अधिक मोटा था, के तंग सूट के कपड़े के फटने की आवाज आई। उसके मुक्के बस कबीर के कपड़े हिला पाए। अगर ये पंच ठोस होता और सामने एक सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसकी जिंदगी मौत में बदल चुकी होती। दाग वाले आदमी का घमंड गलत नहीं था। अपनी शक्ति का उसे एकदम सही एहसास था। उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी। इस मुक्के की ताकत को देखकर पहले ही काफी दूर पीछे हट चुकी भीड़ सीधे दुकानों में घुस गई ताकि उन पर लड़ाई का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। मगर लड़ाई देखना जारी रहे। जल्दी से हटो वहां से। अधेड़ उम्र का व्यक्ति कबीर को पीट कर मरते हुए नहीं देख सकता था। उसे कबीर के कमजोर शरीर को देखते हुए उसके प्रति सहानुभूति हो रही थी। ये बात अब उस गार्ड्स को अच्छी नहीं लग रही थी, जो आदमी उसका ध्यान भंग कर रहा था। उस बॉडीगार्ड ने उसकी ओर देखा और बोला, चचा अपने खुद के काम से काम रखो, काहे को उंगली कर रहे हो? अगर तुमने मुझे फिर से रोका या बीच में बोलने की भी कोशिश की। उसकी धमकी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी वक्त एक जोर की किक उसके चेहरे पर पड़ी। वो सामान्य किक ही थी, मगर बहुत जोर की आवाज हुई थी। कोई कुछ भी कहता उससे पहले कबीर फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गया। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे कबीर ने प्लान किया था। उसने हल्की आवाज में कहा, कभी भी अपना ध्यान दुश्मन से नहीं हटना चाहिए। लड़ने के नियम को नहीं भूलना चाहिए। अभय और खड़ी भीड़ ये देख दंग रह गई। उस बॉडीगार्ड के शरीर को देखते हुए लग रहा था कि उसका वजन कम से कम 80 किलो होगा। कबीर ने सच में उसको मारा था और वो आदमी कुछ मीटर दूर जमीन पर पड़ा था। वो हिलडुल नहीं कर रहा था, जिससे लग रहा था कि वो बेहोश हो गया है। ऐसे दृश्य को देख भला कौन दंग नहीं होता। सबकी आंख फटी की फटी रह गई। कबीर जैसे कमजोर दिखने वाले लड़के ने एक बलवान आदमी को जमीन की धूल चटा दी थी। अद्भुत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में ऐसा कुछ देखूंगा। ये सुबोध की आवाज थी। वो लड़ाई के मैदान पर वापस आ चुका था। सुबोध जानता था कि वो कबीर को मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं दे सकता था, वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जब तक ये लोग एक साथ उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। उसने बॉडीगार्ड्स को अपने पास बुलाते हुए कहा, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुबोध के हिसाब से ताकत और दिमाग को एक साथ लगाना ज्यादा अच्छा था। सुबोध के आदेशों को सुनकर कुछ बॉडीगार्ड्स जो अचंभे में थे आखिरकार अपने होश में आ गए। वो जानते थे कि पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी और ऐसे आदमी से तो डरने की क्या बात थी। पहले आदमी ने शायद इस लड़ाई को सीरियस नहीं लिया और उसने इस बच्चे को अपनी खामियों का फायदा उठाने की इजाजत दे दी थी। यही वजह थी कि वो लड़का एक ही किक में इस मैदान से बाहर फेंक दिया गया था। कबीर ने पहले ही वार में सभी बॉडीगार्ड्स को बता दिया था कि उसके पास कितनी ताकत है। सुबोध हर तरीके से सबको मोटिवेट कर रहा था। ये सभी बॉडीगार्ड शातिर इंसान थे जो लड़ने के मामले में भले ही सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन इस शहर में ऐसा कोई नहीं था जो इस 8 महान वज्र जैसों के साथ मुकाबला कर सके। इनमें से कुछ प्रशिक्षित फाइटर थे जो माहिर नाइफ फाइटर थे और कुछ बॉडी बिल्डर थे। तुमने चुपके से हमला किया, मगर ये तुम्हारी काबिलियत नहीं थी। तुमने बस मेरी लापरवाही का फायदा उठाया। देखते हैं कि क्या तुम फिर से मुझ पर हमला कर पाओगे। पहला बॉडीगार्ड अब उठ चुका था। वो जानता था कि उसके दाहिने जबड़े का हाल अच्छा नहीं है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। बरसों से उस बॉडीगार्ड जैसे लोग जीवन और मृत्यु की सीमा पर रहने के आदी थे। उसके चेहरे पर जो निशान था वो निशान उसके एक अपोनेंट ने हमला करने के दौरान अपने कृपाण से काट कर बनाया था। अपोनेंट सोच रहा था कि कृपाण से काटने के बाद वो बॉडीगार्ड जमीन पर गिर जाएगा और लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा, मगर ऐसा नहीं। उस लड़ाई में बॉडीगार्ड ना सिर्फ बच गया था बल्कि उसने अपोनेंट को मौत के घाट उतारकर जीत भी हासिल की थी। लड़के यहाँ से भाग जाओ या तुम यहाँ मर जाओगे। 8 लोगों को अपने हथियार बाहर निकालते देख अधेड़ उम्र का आदमी खिड़की से चिल्लाने लगा, मैं कहता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों का सामना नहीं कर पाओगे। केवल आप ही हैं जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। क्या आप इस व्यक्ति के साथ खुद को भी घायल करना चाहते हैं? अभय अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर चिल्लाया, तुम क्यों बेकार में इनके बीच पड़ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चलो यहाँ से और भूल जाओ जो हो रहा है। अधेड़ व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें खींचते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करते समय जोर से कहा। लड़ाई अब खतरनाक और गहरी होती जा रही थी। अभय और सुबोध पीछे खड़े थे।
बाकी भीड़ की तरह अभय टेंशन में सिगरेट पी रहा था। कबीर ने जिस फुर्ती के साथ पहले बॉडीगार्ड को मारा था, उसको देखते हुए वो परेशान हो गया था। इस बार बॉडीगार्ड ने पहले वाली गलती नहीं की। उस स्कारफेस वाले बॉडीगार्ड की तरह उन लोगों ने आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था। ये सिर्फ कुछ लोगों का एक खामोश घेरा था, लेकिन उन सब के मन में कबीर की हत्या का इरादा बिल्कुल पक्का था। उन सबको पता था कि उनको क्या करना है, यानी सामने खड़े इस जोकर को मौत की नींद सुलाना है। दूसरी तरफ कबीर हत्या के इरादे के प्रति बहुत संवेदनशील था और जानता था कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं। वो अभी भी रिलैक्स दिख रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम सब? हमला क्यों नहीं करते? उसे संभलने का मौका देना खतरनाक साबित हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम सबको? अभय ने देखा कि उन 8 ने कबीर को घेर लिया, मगर कोई कदम नहीं उठाया, तो उसने उत्तेजित स्वर में कहा, चलो इस चूहे को देखा जाए। सब में से एक बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में कहा। जैसी आवाज सुनी गई, उसके हाथ का खंजर कबीर की कैरोटिड आर्टरी की ओर गया। ये नस गले के दोनों तरफ होती है। इसे काटने से इंसान की मौत तुरंत और दर्दनाक होती है। अन्य 7 लोगों ने भी कबीर के घातक बिंदु पर हमला किया। वे कबीर को जीने का मौका देने के लिए तैयार नहीं थे। क्या होगा इस हमले के बाद कबीर का? क्या सचमुच सुबोध की चाल कामयाब हो जाएगी? पहली बार कबीर की जान पर बनाई है। क्या रुख होगा अब इस कहानी का? सबसे पहले कबीर ने एक पंच के साथ अपने पास के बॉडीगार्ड को दीवार पर फेंक दिया। उसने अपनी बाहों को बाएं और दाएं फैलाया और खुद को बचाते हुए आसपास के 4 अन्य बॉडीगार्ड्स को थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना कमजोर नहीं था जितना दिख रहा था। उस थप्पड़ के कारण सभी बॉडीगार्ड्स कुछ पल के लिए बेहोश हो गए थे। उसके बाद कबीर ने बचे हुए 3 बॉडीगार्ड्स को धक्का दे मारा। अब कहानी कुछ अलग दिख रही थी। कबीर ने इस तरीके से आधी टीम को जमीन पर सुला दिया था। कबीर के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था उसकी रफ्तार। जितनी देर में लोग ये सोचते कि क्या करना है, उतनी देर में कबीर अपना काम खत्म करके फ्री हो जाता था। कबीर पर फिर अटैक हुआ। जिन 3 बॉडीगार्ड्स को उसने अभी पीछे धकेला था, वो सब अब वापस से उस पे हमला करने आए थे। बाकी के 4 बॉडीगार्ड्स जो थप्पड़ खाकर गिरे थे, वो भी कुछ संभल चुके थे। कबीर उन सब पर नजर बनाए हुए था। तभी कबीर ने खुद के लिए एक जगह बनाई और राउंड हाउस किक के साथ उसने आसानी से 3 लोगों को धूल चटा दी। पब्लिक में उत्साह बढ़ते जा रहा था। वो लोग देख के दंग थे कि एक नॉर्मल सा आदमी कैसे 8 हथियार से लैस लोगों पर बिना हथियार के भी भारी पड़ रहा था। कबीर के घुटने ना टेकने पर अभय के बॉडीगार्ड्स के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो गई थी। सुबोध ने सभी बॉडीगार्ड्स को अपने अपने हथियार का इस्तेमाल करने की सलाह दे दी थी। सारे बॉडीगार्ड्स ने उसकी बात मानते हुए हथियारों के साथ कबीर को घेर लिया था। 4 बॉडीगार्ड्स ने उसे अब प्लान करके फंसाने की योजना बनाई। पहले 2 ने कबीर पर क्रॉस बाउ तकनीक से चाकू फेंका, मगर कबीर को इसका तोड़ पता था। वो उनको डॉस करता हुआ बचकर आगे बढ़ गया। अब उसके सामने 2 और पीछे की तरफ 2 बॉडीगार्ड्स थे। अभय और सुबोध ये देखकर खुश हो गए कि कबीर का एडवांटेज अब खत्म हो गया था। अब उसके हर तरफ एक एक बॉडीगार्ड खड़े थे। कबीर मन में सोच रहा था कि वो किसको सबसे पहले हटाएगा। उसके पीछे एक दीवार थी जो उसके लिए लड़ने के स्पेस को कम कर रही थी। फिर कबीर खुद को सीधा करते हुए मुस्कुराते हुए लड़ने की पोजीशन बनाता है। अब उसे बस इंतजार था कि कब उस पे कोई हमला करे और वो उसको मारे। मगर इस बार बॉडीगार्ड्स ने कुछ ऐसा किया जिससे कबीर भी चौंक गया। सबने एक साथ एक तरफ से कबीर पर हमला किया। कबीर ने कमर से खुद को मोड़ते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। 4 में से एक बॉडीगार्ड ने कबीर के पीठ पर निशाना साधकर चाकू का वार कर दिया। भीतर ही भीतर कबीर दर्द से कराहा उठा। हालांकि ऊपर से उसने अपने दर्द को जाहिर नहीं होने दिया, जबकि वार बहुत दर्दनाक था। बहते खून ने कबीर की फाइटिंग स्किल को जरा सा भी कम नहीं किया था। उसने तुरंत 2 में से एक बॉडीगार्ड के हाथ को तोड़ते हुए उससे चाकू ले लिया। फिर उसके बाद उसने सबको घायल करना शुरू किया। किसी की पीठ, किसी की आंख, किसी के हाथ तो किसी के पैर को काट दिया। चेहरे से वो जानवर दिख रहा था, खूंखार जानवर, जिसे कबीर ने 2 साल पहले दफन कर दिया था। उसके बाद कबीर ने वहां मौजूद सब बॉडीगार्ड के पैर की एक नस काट दी, जिससे कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। कबीर की बहादुरी देखकर सुबोध को पता चल गया कि अब उसकी जान खतरे में है।
वो वहां से बच निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कबीर सुबोध को वहां से भागते हुए देख लेता है और बिना समय गंवाए उसने एक खंजर को उठाया और उसे सुबोध की दिशा में फेंक दिया। एक क्लैक की आवाज के साथ खंजर मार्बल के फर्श से टकराया और बाउंस हो गया। खंजर सुबोध के एकदम बाजू से निकला था। सुबोध को एकदम से छू कर चला गया था। इस वार से वो इतना डर गया कि वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। सुबोध सर शेर से भीगी बिल्ली बन गए। कबीर ने उसका मजाक उड़ाया। सुबोध ने कुछ नहीं कहा, उसकी सांस अटकी हुई थी, मगर अभय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो चीखा, मैं तुमको बताऊंगा कबीर, तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। अगर तुम यहाँ रखे पैसे को छूने की हिम्मत करोगे तो मैं अभय कसम खाता हूँ कि तुम कल का सूरज कभी नहीं देख पाओगे। अभय सच में बहुत ही अजीब है, वो अभी भी मुझे धमकी दे रहा है। ये ख्याल आते ही कबीर हंसा और वो मन ही मन सोचने लगा, क्या ये आदमी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा? कैसे इस बात का डर नहीं है कि अगर मैंने वो खंजर सच में सुबोध पे लगाया होता तो उसकी मौत हो जाती, और अगर वो मर जाता तो अभय का क्या होता? कबीर को शरारत सूझी तो उसने पैरों का इस्तेमाल करते हुए नीचे पड़े खंजर को अपने हाथ में ले लिया। कबीर की इस हरकत ने सुबोध को डरा दिया और वो जल्दी से अभय के पीछे छिप गया। सुबोध का डर साफ झलक रहा था। क्या हम बातचीत से मसला सुलझा सकते हैं? हम एक सभ्य समाज से आते हैं। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। आपकी काबिलियत ना पहचान पाने के लिए हम माफी मांगते हैं, सुबोध ने कहा और सोचा कि इसके पहले बात उसकी जान तक आए, हार मान लेना बेहतर होगा। अगर वो दिमाग से सोचने वाला नहीं होता तो अभय के चक्कर में निश्चित रूप से खुद को घायल या अपंग करवा लेता। आपकी इच्छा सर आंखों पे। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तो अगर माफी ही मांग रहे हैं तो ठीक है, मांग लीजिए। आप अभी घुटने टेक कर खुद को 10 बार थप्पड़ मार लीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ मैं। कबीर ने उन्हें अपमानित करने का तरीका ढूंढ निकाला था। ये तो दोस्ती नहीं दुश्मनी का तरीका है। मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ और तुम हमारा अपमान कर रहे हो, सुबोध ने गुस्से में कहा। वो इतने लोगों के सामने खुद को थप्पड़ नहीं मारना चाहता था। मैं ये नहीं कर सकता। ये कहने के बाद उसने अभय को थप्पड़ मारा और कहा, तुम घुटने टेक कर कबीर से माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? लड़ाई तो तुमने शुरू की थी। अभय अचानक पड़े थप्पड़ से अवाक खड़ा था। उसके चेहरे पर खुद से चल रहे संघर्ष साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुबोध के लिए अभय को कबीर के आगे झुकना पड़ा। वो सुबोध को नाराज नहीं कर सकता था। मिस्टर कबीर, मैंने अगर आपको नाराज किया है तो मुझे आशा है कि आप दया दिखाएंगे और मुझे माफ करेंगे। यकीनन है आप खुद को मेरे स्तर तक नीचे नहीं गिराएंगे। हालांकि सामने से अभय ने दया की भीख मांगी, मगर उसकी आंखों में कबीर के लिए नफरत साफ दिख रही थी। ये बहुत ही मजाकिया सिचुएशन है। एक इंसान जो अभी अभी अहंकार में डूबा था अब जमीन पर घुटने टेक रहा है और खुद को थप्पड़ मार रहा है। एक छात्र जो वहां खड़ा था हैरानी से कमेंट करने से नहीं चुका। ठीक है, उठो। अभय ने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की थी और कबीर उसकी नफरत को देख सकने के बावजूद उसकी ईमानदारी समझ गया था। उसने कहा, मैं आपको क्षमा करता हूँ। कबीर ने अभय से उदारता पूर्वक कहा, हालांकि भविष्य में यदि आप काजल को कहीं भी देखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि उससे दूर रहो। अगर आप काजल को फिर से परेशान करने की हिम्मत करेंगे तो सजा घुटने टेकने और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसी आसान नहीं होगी। हाँ, अभय ने तुरंत बौखला के जवाब दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कबीर ने उससे क्या कहा। वो तुरंत सहमत हो गया। वो बस यही सोच रहा था कि उसे आगे क्या और कैसे करना है। कबीर की माफी पाकर अभय को अपने दिल पे बोझ जैसा लग रहा था। ये देखकर कि कबीर ने अभय को माफ कर दिया था, सुबोध इन दोनों से दूर जाना चाहता था। उसका पूरा मूड और प्लान खराब हो गया था। क्या मैंने तुम्हें जाने कहा? कबीर ने तुरंत सुबोध को टोका। कबीर यार, या तो तुम मुझे यहाँ मार दो या मुझे जाने दो। घुटने टेकना असंभव है। क्या हम इस गलतफहमी को पैसे से नहीं सुलझा सकते? जब सुबोध ने देखा कि कबीर उसे जाने नहीं दे रहा है तो उसने दूसरा तरीका निकाला। दया की भीख मांगना हो या घुटने टेकना सुबोध के परिवार के लिए अपमानजनक था। सुबोध को मालूम था कि अगर उसने कबीर की बात मानकर इन दोनों में से कोई भी एक रास्ता अपनाया तो उसने जितनी इज्जत अपने परिवार के लिए जोड़ी थी वो सब एक पल में खत्म हो जाएगी। वो ये भी जानता था कि कबीर के लिए उसे इतनी सार्वजनिक जगह पर मारना असंभव था। इस प्रकार उसे केवल ये दिखाने की जरूरत थी कि वो काफी सख्त है। ठीक है सुबोध, चूंकि तुम एक अतिथि हो हमारे और हम अपने मेहमानों के साथ बहुत अधिक कठोर नहीं हो सकते, इसलिए आपको जाने देते। जैसे ही कबीर ने यह बात कही, सुबोध ने अभय को डराते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसे देखते ही अभय जल्दी से हट गया। इसने कबीर के सामने सुबोध का पर्दाफाश कर दिया। कबीर समझ गया कि सुबोध सिर्फ बातों का शेर है, इसमें कोई दम नहीं है। वो अभी तक जो भी ज्ञान दे रहा था वो बस ताकत का दिखावा था।
कबीर अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वो भी ऐसे बढ़ रहा था कि सुबोध को कोई खतरा महसूस न हो। कबीर सुबोध की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आप यहाँ क्यों आए थे ये तो मैं जान चुका हूँ। आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं जान चुका हूँ। मगर मेहमान भगवान की तरह होता है, तो मुझे आपको एक गिफ्ट देना है जिससे आप आगे कभी भी शिमला आए तो मुझे याद रखें। क्या गिफ्ट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। कबीर की बातों को सुन सुबोध ने डरते हुए प्रतिवाद किया। लेकिन इसके पहले कि सुबोध संभल पाता कबीर क्या करने वाला है ये समझ पाता, कबीर ने पास पहुंचकर एक जोर का तमाचा उसके मुंह पर दे मारा और बोला, ये है वो गिफ्ट। थप्पड़ खाकर भी सुबोध गुस्से में नहीं था। कबीर उसे आजमा रहा था। दरअसल कबीर अभय और सुबोध दोनों को माप रहा था। उसके हिसाब से सुबोध अभय से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अभय अपना गुस्सा सामने दिखा रहा था। जो था मुंह पे था, इसलिए काम खतरनाक था। मगर सुबोध ने चालाकी से अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया था। चुपचाप जहर पीने वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनके दिमाग को समझना आसान नहीं होता। कबीर सुबोध के दिमाग की गहराई को टटोलना चाह रहा था। सुबोध ने चेहरे पर तमाचा स्पोर्टिंग स्पिरिट की तरह दिया, फिर अपना चेकबुक निकाला और 2 मिलियन का चेक लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर कबीर, मैं अपने आज के सबक को कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छा सबक था मेरे लिए। आपको मेरी तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबोध ने अपने चेहरे पर जलन के दर्द को सहन करते हुए कहा। कबीर ने आंक लिया कि आज की लड़ाई से काजल की सुरक्षा के हिसाब से कोई दिक्कत पैदा नहीं करने वाली थी। उनके जाने के बाद कबीर चेक रखकर वॉशरूम के लिए मुड़ा। दूसरी तरफ अभय ने कुछ आदमियों की मदद से सभी लाचार बॉडीगार्ड को वहां से हटाने का इंतजाम किया। काम बहुत तेजी से हुआ और बात ज्यादा दूर तक नहीं गई कि स्प्रिंग ब्रिज हाउस के पास कोई लड़ाई हुई थी। उधर सुबोध स्प्रिंग ब्रिज हाउस की पार्किंग में पहुंचकर अपना सेल फोन निकाला, मगर फिर वापस रख लिया। वो अभी भी डर से कांप रहा था। उसकी सोच बदला लेने की भी थी, मगर हालात का डर उसे रोक रहे थे। सुबोध ने अगर कबीर को छूने की हिम्मत की तो अलीशा उसके खिलाफ जा सकती थी। यही नहीं, अलीशा अपने सुबेदी परिवार का इस्तेमाल करके सुबोध को बहुत तकलीफ दे सकती थी। जंगल में कुत्ते कभी भी शेर का शिकार नहीं करते। ठीक उसी तरह अलीशा का परिवार शेर जैसा था और सुबोध का परिवार कुत्ते जैसा। सुबोध निजी तौर पर और पारिवारिक तौर पर अलीशा के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि सुबोध का परिवार सुबेदी परिवार में शादी करना चाहता था। सुबोध का अगला कदम कबीर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। वयस्कों की नजर में अलीशा और सुबोध स्वर्ग में बना मैच था। हालांकि सुबोध ये नहीं समझ पा रहा था कि वो छोटी लड़की जो कभी सुबोध के पीछे पड़ी रहती थी, जो उस पे जान निछावर करती थी, अचानक एक साधारण से दिखने वाले इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई। खास तौर पर तब जब वो शादीशुदा हो और उसकी पत्नी इसकी बहन। सुबोध ने अलीशा के वॉशरूम जाने के पहले किए जाने वाली हरकत से खुद ने यह निष्कर्ष निकाला था, मगर अपने फैसले पे उसे पूरा यकीन था। फिलहाल वो अलीशा से ये बात पूछना नहीं चाहता था। सुबोध, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों? अभय ने सुबोध को सवाल किया जब उसने देखा कि सुबोध किसी गंभीर चिंतन में खोया दिखा। उधर सुबोध ने अभय का सवाल सुना ना हो वैसा लग रहा था। वो ये सोच में डूबा था कि दोबारा अपनी गरिमा हासिल करने के लिए उसे किस तरह की जंग लड़नी पड़ेगी। लड़ाई के बाद कबीर ने सुबोध और अभय को जलील कर दिया था। पहले कबीर ने सिर्फ ताकत को हराया था, मगर आज उसने ताकत और दिमाग दोनों को हराया था। अभय का सपना टूट गया था। वो कबीर की इज्जत उतारने आया था और खुद की गमा कर जा रहा था। भीड़ और कबीर के सपोर्ट करने वाले लोग खुश थे। जो कुछ भी हुआ था वैसा कुछ उन लोगों ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। एक अकेले हीरो ने 10 लोगों को मारकर भगाया था। स्कारफेस वाले बॉडीगार्ड ने आकर अभय को बताया कि उन 8 को गंभीर आंतरिक चोटें आई थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। कबीर ने अभय के 8 महान बॉडीगार्ड को आंतरिक नुकसान पहुंचाया था। अभय समझ गया कि अपने संपर्कों में वो कबीर से निपटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएगा। अब अगर कबीर को उसे पकड़ना है तो उसे अपने सर्कल से बाहर कुछ बड़ा सोचना होगा। वो ये भी जानता था कि सुबोध भी बहुत क्रोधित था। सुबोध जिस जगह खड़ा था वहां से उसकी इज्जत और प्यार दोनों ही दांव पर थे। कबीर के आगे हारना मतलब अलीशा अब कबीर की तरफ और ज्यादा झुकेगी, मतलब उसके नजरों में सुबोध की अहमियत नहीं रहेगी। उसने गुस्से में अभय से कहा, जिस अनुबंध के बारे में मैंने आपको बताया था वो खत्म हो गया है। इतना बोलकर सुबोध वहां से चला गया। ये एक शापित जगह थी और वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकता था। सुबोध ने अगली उड़ान बुक की। उसने शिमला को ऐसे छोड़ा जैसे वो वहां से भागना चाह रहा। दूसरी तरफ कबीर ने
कुछ देर खोजने के बाद आखिर में काजल को एक लेडीज इनरवियर की दुकान पर पाया। काजल को वहां देख कबीर ने सोचा, क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो वॉशरूम जाएगी? वो अचानक महिलाओं के कपड़े की दुकान पर क्यों गई? इस दौरान कबीर की न सिर्फ अभय और वहां के अन्य लोगों के साथ दोस्ताना बातचीत और हाथापाई खत्म हो चुकी थी, बल्कि एक नए अनकहे जंग की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन काजल बेफिक्र लेडीज इनरवियर की दुकान में आराम से टहल रही थी। कबीर इस बात से झिझक रहा था कि लेडीज इनरवियर की दुकान में उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इतने में आलिशा पीछे से आई और बोली, क्या बात है जिया जी, क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, वे सब कुछ खरीद रही हैं या खरीदने की कोशिश कर रही हैं। आलिशा ने मोहक ढंग से कहा। कबीर को उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लगे। नहीं नहीं, मैं बस तुम लोगों के लिए बाहर इंतजार कर रहा था और चाह रहा था कि काजल की नजर मुझ पर पड़ जाए। मेरे लिए अंदर जाना ठीक नहीं है। तुमने अब मुझे देख लिया है तो उसे बता दो कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कबीर ने आलिशा को अपनी मंशा जाहिर की। दीदी शॉपिंग कर रही है, इसलिए मैं आपको कॉल करूंगी। आलिशा ने कबीर की परेशानी सुलझाते हुए कहा। ये लड़की मेरे पीछे से आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कुछ देर पहले बीती घटना को देख लिया? कबीर ने याद किया कि वो आसपास खड़े लोगों पर ध्यान दे रहा था और उसने आलिशा को नहीं देखा था। फिर भी आलिशा के चेहरे से उसे लग रहा था जैसे आलिशा कुछ जानती थी, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। फिर अपनी सोच से निकलते हुए उसने आलिशा से कहा, ठीक है, तुम दोनों आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। आलिशा की नजरें कबीर का तब तक पीछा करती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। जाते हुए कबीर को देख आलिशा सोच में थी। आज ये तो पता चला कि कबीर ने सारस्वत परिवार के लोगों से अपनी असली शक्ति छुपाई हुई है। सारस्वत परिवार के संबंधियों में ये रहस्य केवल कबीर और मुझे ही पता है। हालांकि है ये बहुत छोटा सा रहस्य जो केवल हम दोनों को पता है। आलिशा इस बारे में सोचकर अविश्वसनीय रूप से खुश थी, मगर वो दोबारा दूसरी सोच में पड़ गई, क्योंकि कबीर दो चेहरे के साथ जी रहा था। अभी उसने जो देखा था वो कबीर की जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा था, मगर कोई भी अपनी अच्छी बातों को किसी से क्यों छिपाना चाहेगा? क्या कबीर का ये राज उसके पिछली जिंदगी के कारण था? साथ में वो परिवार में इतने ताने सुनता है, घर में काम करता है, क्या उसे उस वक्त गुस्सा नहीं आता हो? क्यों वो ऐसा कर रहा है? आज की घटना से एक बात तो पक्की थी कि ये वही आदमी है जिससे वो जर्मनी में मिली थी। बहुत सारे सवाल आलिशा के दिमाग में एक साथ घूमने लगे। कोई आने वाला था क्या जिससे मिलने तुम चुपके से बाहर आ गई? काजल ने मजाक किया। दुकान से बाहर निकलते समय उसने आलिशा के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, जो काजल के पास आने पे भी कायम थी। आलिशा सोच में इस कदर खोई थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि काजल उसके पास 2 मिनट पहले आकर खड़ी हो चुकी थी। काजल के टोकते ही वो हकीकत में आ गई। आइए, तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो इतनी देर से कोशिश कर रही थी, तो तुमने किस तरह की सेक्सी ड्रेस चुनी है? जो मैंने सुझाया था वही या कोई और? हालांकि मेरे सुझाए हुए उस ब्लैक ड्रेस में तो तुमको जीजाजी छोड़ेंगे नहीं, समझी? आलिशा ने शरारत से अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम जो हर समय इस बारे में बात करती हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तुम्हारी शादी नहीं होगी फिर। काजल ने मजाक किया। अगर तुम शादी नहीं करती तो मैं भी नहीं करती। तुमने शादी की है तो मुझे भी मजबूरन करना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जीजाजी को बिस्तर से बाहर फेंक दो और हम एक साथ सो जाएंगे। आलिशा ने मजाक किया। इस ऑफर के बारे में भूल जाओ। खैर, अब जल्दी बिल का भुगतान करो। मैं आज यहाँ अमीरों को लूटने के इरादे से आई हूँ। काजल ने आलिशा से बिल का भुगतान करने का आग्रह किया, क्योंकि अपने कपड़ों की जिम्मेदारी आलिशा को दे दी थी। कबीर के लिए उसने खुद कपड़े खरीदने की योजना बनाई थी। ठीक है ड्रामा क्वीन, ये नौकर अभी आकर आपका बिल चुकाए। आलिशा प्यार से काजल को ड्रामा क्वीन बुलाती थी। उन दोनों के बाहर आने के बाद कबीर ने आदतन काजल के हाथ में रखे बैग को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया, मगर उस दिन काजल शर्मा गई। उसे कबीर को देने में शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने बैग अपने ही हाथ में रखा। आलिशा कबीर के साथ कौन सा माइंड गेम खेल रही थी ये कोई नहीं जानता था। सुबोध का आना और कबीर से लड़ाई करना भी शायद इस माइंड गेम का हिस्सा था। वो देखने में जितनी बेवकूफ लगती थी उतनी वो थी नहीं। कबीर ने अभी अभी एक मुसीबत का सामना किया था। ये मुसीबत ऐसी थी जो पहले कबीर के लिए मुसीबत बनी, मगर बाद में दूसरों के लिए बन गई। आलिशा भी कबीर को छेड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। उधर काजल को लेडीज शॉपिंग करता देख कबीर कुछ हैरान था। कबीर भ्रम में अपना सिर खुजलाते हुए सोचता है, क्या उसने काजल को नाराज कर दिया था? उधर काजल का मन अब कबीर के लिए शॉपिंग करने का था। चलो थोड़ा मेन सेक्शन के कपड़ों पर एक नजर डालते हैं।
काजल ने धीरे से कहा। अलीशा ने कुछ दुकानों पर नजर घुमाई और आखिर में उसे एक जगह कुछ काम की मिली। उसने कबीर और काजल को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो लोग अब एक फ्लैगशिप स्टोर पर पहुंच गए। अलीशा, जो शायद बहुत कम शिमला आई थी, स्प्रिंग ब्रिज हाउस में मैन क्लॉथ स्टोर को इतने अच्छे से कैसे जानती थी। एक बार को कबीर के मन में सवाल उठा, मगर फिर उसने उस ख्याल को झिटक दिया। दुकान अंदर से बहुत बढ़िया दिख रही। एक हल्के सॉफ्ट सॉन्ग ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया था। अलीशा दुकान में सबसे पहले आई थी, उसके पीछे काजल और कबीर। उनके दुकान में प्रवेश करने के बाद क्लर्क अपना मुंह खोल पाता उससे पहले अलीशा ने कहा, हर तरीके के कपड़े निकालो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अलीशा ने दुकान में जिस तरह सबको ऑर्डर दिया था, उससे सबका ध्यान उसकी ओर गया था। उसने बहुत ही सुंदर जैकेट पहना था, जो हाल में ही इस साल के मिलान फैशन वीक का फिनाले में था। कपड़ों के मामले में अलीशा का ज्ञान बहुत बढ़ गया था। कबीर ने जब कपड़े देखे तो वो डर गया। उसके सामने कपड़ों की लगभग एक छोटी सी पहाड़ी बन गई थी। काजल भी इस पहाड़ को देखकर परेशान थी। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? इतने अधिक कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से हमें बस एक सेट खरीदने की जरूरत है। काजल ने उसे मना करने की कोशिश की। अलीशा ने कबीर को देखा और मन ही मन हंस पड़ी। जीजा जी, ये तो सिर्फ कपड़ों का छोटा सा कलेक्शन है, देखो आप इतने डरे हुए हो। कबीर जानता था कि लड़की उसका मजाक उड़ा रही। उसने अलीशा और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद सिर्फ कपड़ों का एक सेट पकड़ लिया और कहा, मैं इसे खरीद लूंगा। कबीर ने असर्टिव स्वर में कहा, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। दुकानदार ने कबीर की बात को बहुत गंभीरता से, उसने सोचा, इस आदमी के पूरे शरीर की कीमत तो 200 से भी कम थी, मगर वो एक अमीर परिवार की लड़की से दबंग तरीके से बात कर रहा था, तो कोई बात जरूर। हालांकि भरोसा करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा ये तो साफ था कि इस अमीर लड़की का इरादा इस पागल से दिख रहे इंसान के लिए कपड़े खरीदने का था। भला इस लड़की को ऐसे साधारण इंसान में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? अलीशा के मन में उठ रहे सवाल क्या उसे कबीर के बारे में पता करने को विवश करेंगे? क्या अलीशा की खोज उसे कबीर के पास्ट के सच के करीब ले जाएगी? और क्या वो कबीर के बदलने का राज सबके सामने ले आएगी? काजल ने बिल का भुगतान करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। उसे डर था कि उसके पति के लिए कपड़े खरीदने का उसका अधिकार कहीं अलीशा बर्बाद ना कर दे। उसके अपने छोटे से खजाने में छोटी सी ही धनराशि थी। वैसे भी काजल पहले से कबीर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही थी। काजल सोचती थी कि जल्द से जल्द कॉलेज खत्म हो जाए और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। काजल सारस्वत परिवार के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहती थी। काजल की मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी। पहले वो सोफिया को लेकर परेशान थी और अब अलीशा भी वैसे ही रिएक्ट कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि भविष्य में कौन क्या करने वाला है। उसे तो बस अपने और कबीर के बीच के रिश्ते को बनाए रखने की चिंता थी। उस रिश्ते को कायम रखने के लिए काजल मानती थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। उसे लगता था कि अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी तो उसकी माँ उसे और कबीर को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। ये वो रास्ता था जिसके बाद कबीर और काजल हमेशा साथ रह सकते थे। कबीर कपड़ों के उस सेट को चुनने के बाद अलीशा को देख रहा था। वो नहीं जानता था कि अलीशा क्या सोच रही थी, लेकिन उसको ये समझ आ रहा था कि उसकी खरीदारी में रुचि कम हो गई थी। हालात कुछ इस कदर खराब थे कि तीनों ने एक साथ लंच भी नहीं किया। अलीशा ने उन दोनों से खुद को अलग कर रखा था। यह अलगाव शारीरिक तौर पर नहीं था, मानसिक तौर पर था। काजल खुश थी कि अलीशा पीछे हट गई थी। कबीर ने अपने जख्मों को काजल से छुपा रखा था। वो लोग गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल पड़े। कबीर ने कभी भी काजल की महिला दोस्तों पर अपनी नजर नहीं रखी थी। वो सिर्फ एक को जानता था, एक को ही मानता था। उसका नाम था काजल। अलीशा, जो दूसरी तरफ गाड़ी चला रही थी, काजल के लिए कबीर के दिल में भरे प्यार को समझ गई थी। वो अच्छी तरह जान रही थी कि कबीर ने जानबूझकर देखभाल के कपड़ों का चुनाव करते वक्त काजल की भावनाओं का ख्याल रखा था। वो काजल से ईर्ष्या नहीं करती थी, मगर काजल के पास कुछ ऐसा था जो पाना अपने आप में बहुत किस्मत वाली बात थी। उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से कबीर ने उसे नोटिस नहीं किया। अलीशा खुद को एक भंवरजाल में फंसी महसूस कर रही थी। एक तरफ थी काजल और कबीर की जोड़ी, जो एक दूसरे को इतना समझते थे कि कोई मिसाल नहीं थी। बहुत कम ही अब ऐसा देखने को मिलता था कि कोई पति अपनी पत्नी के बिना कहे उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझ सकता था। दूसरी तरफ अलीशा खुद थी जो अपने आप से लड़ रही थी। वो शायद कबीर को तब से चाहती थी जब से कबीर ने उसकी जर्मनी में मदद की थी। अब जब कबीर उसे मिला भी था तो वो किसी और का हो चुका था। अलीशा खुद को दिलासा देती जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही
आंसुओं से ढक चुका था। जब वे दोनों घर पहुंचे तब केशव और मीरा कहीं गए थे। कबीर दोपहर के खाने का इंतजाम करने लगा। उसने पार्सल डिलीवरी के काम से छुट्टी ले रखी थी। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। रात के खाने के दौरान काजल को याद आया कि कबीर ने अपने नए कपड़े ट्राई करके नहीं दिखाए थे, क्योंकि तब अलीशा और कबीर में एक छोटी सी बहस हो गई थी। उसने कहा, अब्बी बेडरूम में जाओ और खरीदे हुए कपड़े एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, भला मैं अपनी पत्नी की बात कैसे टाल सकता हूँ, कबीर ने हंसते हुए कहा। कबीर कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में चला गया। डाइनिंग हॉल में काजल ने गुस्से में भोजन को उठाकर फेंक दिया। क्रंच एक हल्की सी आवाज सुनाई थी। बेडरूम का दरवाजा खुला और काजल की आंखों ने जो देखा वो बहुत आकर्षक था। दुकान के क्लर्क की दृष्टि काफी सटीक थी। कैजुअल स्टाइल के सूट ने कबीर को बहुत हैंडसम बना दिया था। कबीर का सज्जित शरीर इन कपड़ों के डिजाइनर की सादगी और फैशन को पूरी तरह से सूट कर रहा था। काजल की निगाहें सीधे उस पर टिकी थीं। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि उसका पति थोड़ा हैंडसम है, पर आज उसे समझ में आ गया कि एक सच्चे हैंडसम आदमी का क्या मतलब होता है। कबीर ने भी काजल की भावना नोटिस कर ली थी। अच्छे कपड़ों में उसका पति और भी स्मार्ट दिख रहा था। अब काजल सोचने लगी कि उसे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि उसके पति की अलमारी ऐसे कपड़ों से भर जाए। उसकी आंखों में अब प्यार के साथ साथ एक सपना भी उभर रहा था। कैसा है, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? तुम पहले ही मेरे कपड़े देख चुकी हो, मुझे भी तो अपने नए कपड़े दिखाओ। कबीर ने उसे फुसलाया। मैंने इनवियर खरीदा है, काजल ने कबीर को अपनी बेबसी बताई। तो उसमें कैसी शर्म, हमने कानूनी तरीके से शादी की हुई है, मतलब कानून के तहत हम पति पत्नी हैं। कबीर ने नजरें घुमाते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। काजल कबीर की बात का मतलब समझ गई थी। उसने कबीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके गाल लाल हो गए थे। कबीर ने कुछ देर नोटिस किया कि काजल शर्मा रही थी, तो वो चकित रह गया कि उसकी पत्नी कितनी शर्मीली है। प्लीज मान जाओ ना, कबीर ने आग्रह किया। मैं बदलने के लिए अपने बेडरूम में जा रही हूँ, आप झांक नहीं सकते वहां, काजल ने हिदायत दी। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। काजल ने बेडरूम में कदम रखा और कबीर खाने की मेज को साफ करने चला गया। कबीर के कुछ छोटे मोटे काम बाकी भी थे। काम करने के दौरान कबीर सोच रहा था कि अगर वो आज सच में सफल हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। दोनों लगभग 2 साल से कानूनी रूप से पति पत्नी थे, लेकिन घर में उनको उनका अधिकार नहीं मिला था। सोचते हुए कबीर ने अपना आधा काम पूरा कर लिया था। उसने टेबल और किचन की सफाई पूरी कर ली थी। वो काजल की फिलहाल कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हैरान हो रहा था कि काजल ने अब तक कमरे में आने को क्यों नहीं कहा था। फिर उसे ख्याल आया कि काजल जब पहले ही इतना शर्मा रही थी कि पैकेट तक नहीं पकड़ने दिया था, तो भला वो अपने इनरवियर में कैसे उसके सामने आ सकती थी। कबीर से जब रहा नहीं गया तो वो कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसके अंदर आते ही किसी के गिरने की आवाज आई। काजल कंबल को लेते हुए बिस्तर के नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी। काजल, क्या तुमने वादा नहीं किया था कि तुम अपने पति को अपने नए कपड़े दिखाओगी? कबीर ने काजल को चिढ़ाते हुए कहा। तुमने मुझे डरा दिया। बिस्तर के नीचे से काजल की दर्द भरी आवाज आई। मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, फिर भला मैं तुम्हें कैसे गिरा सकता हूँ? कबीर हंसा। ठीक है, पहले मुझे उठाओ, काजल ने कहा। वो कबीर के आने से डर गई थी और जल्दबाजी के कारण गिर गई थी। कबीर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले काजल ने शर्त रखी कि उसे अपनी आंखें बंद करनी होगी। कबीर शर्त मान जाता है। काजल ने सबसे पहले अपने सिर को ये देखने के लिए कंबल से बाहर किया कि कहीं कबीर झांक तो नहीं रहा है। ये पता लगाने के बाद कि कबीर ईमानदार है, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। काजल कबीर के पीछे धीरे से चली गई और कहा, ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। कबीर ने काजल को खुश करने के लिए आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और कहा, तुम कहाँ गई? बिग इडियट, मैं यहाँ हूँ। काजल खुश थी कि उसने कबीर को सफलतापूर्वक छेड़ा था। कबीर ने तुरंत अपना सिर घुमाया और दंग रह गया। काजल ने काले रंग के इनरवियर का एक सेट पहना हुआ था, जिसने उसकी गोरी त्वचा को निखार दिया था। वो और भी अधिक सुंदर और अधिक कोमल लग रही थी। कबीर एकदम सुन्न होकर काजल को देखे जा रहा था। तुम मुझे ऐसे मत देखो, काजल ने कबीर को फटकार लगाई। कबीर की नजरें काजल को मानो नए सिरे से तराश रही थी। उन दोनों पे वो नशा चढ़ रहा था जो आंखों से होकर दिल और दिमाग में चढ़ता है। काजल अब शांत नहीं रह पाई। उसने तुरंत अपना एक हाथ पकड़ा और कबीर की आंखों को बंद कर दिया। कबीर काजल की इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने काजल को गले लगाया। वो पकड़ बहुत मजबूत और प्यार भरी थी। काजल के शरीर से निकलने वाली खुशबू उससे काजल की तरफ ज्यादा खींच रही थी।
कबीर को लगा जैसे वो कहीं खो गया था। उसने बहुत प्यार से काजल के चेहरे को चूमा। जब काजल ने कबीर को इस तरह देखा तो वो सोचने लगी, शायद उसे कबीर की आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था। ठंडी सर्द हवाओं ने इस मोहब्बत के लम्हों को और संभाल दिया था। काजल भी अब कबीर के आगोश में पिघलने लगी थी। वो भी किसके लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वो उसे चूमने वाला था, एक कान छिदवाने वाला रिंगटोन अचानक बज उठा। कबीर और काजल दोनों ने अपनी आंखें खोली और अपने फोन की ओर देखा। कबीर ने फोन को साइलेंट करने के लिए अपने बड़े हाथ के अंगूठे का उपयोग किया। काजल की आंखें मानो पूछ रही हो किसका फोन था, और कबीर भी इसे समझ गया था। उसने काजल को बोला, जाने दो, हटाओ, अभी हम लोग खुद में रहें तो अच्छा है। इससे पहले कि वो दोनों गले मिलते फिर से फोन की घंटी बजी। उफ, इस बार माहौल बदल गया था। काजल ने फोन उठाया और बात की। कबीर काजल को रजाई से सावधानी पूर्वक लपेटते हुए उसके बगल में लेटा था। ठंड का मौसम था और काजल ने उसके हिसाब से कम कपड़े पहने थे। वो नहीं चाहता था कि काजल को ठंड में कोई परेशानी हो। जब तक काजल फोन पर बात कर रही थी, कबीर अंगीठी की आग को और बढ़ा देता है। काजल फोन पर बात कम और कबीर को ज्यादा देख रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई। काजल की बात सुनकर कबीर कुछ परेशान सा हो गया था। ये बातें थी, ये क्या है? तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हो? क्या ये जरूरी है? और भी बहुत कुछ। काजल ने जैसे फोन काटा, कबीर ने तुरंत उससे पूछा, क्या बात चल रही थी? क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं है? काजल ने खुद को समेटते हुए उसे बताया कि उसके कॉलेज के बहुत सारे लोग हॉस्टल आ गए हैं। वो सब नए साल से पहले मिलना चाहते हैं और पार्टी करना चाहते हैं। ये इनविटेशन है, इसमें टाइम और प्लेस मेंशन है। काजल ने विस्तार से बताया और कबीर को वो मैसेज दिखाया। कब है ये फंक्शन? कबीर ने पूछा। आज शाम 6 बजे, काजल ने कहा। तो ठीक है, तुम पहले आराम करो, मैं भी आज खरीदारी करते करते थक गया हूँ, कबीर ने कहा। कुछ देर बाद काजल ने हमेशा की तरह लंबी गर्दन वाला स्वेटर और ढीली जैकेट पहनी थी। दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा था जो उन दोनों की समझ के परे था। कमाल की बात यह भी थी कि उन दोनों ने कभी इसे समझने की कोशिश भी नहीं की। जो था जैसा था अच्छा था। काजल खूबसूरत और आकर्षक थी, जबकि कबीर सौम्य और शांत था। वो सच में एक आइडियल कपल थे। दोनों का यही मानना था कि रिश्ते होते ही हैं निभाने के लिए। काजल और कबीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर अलीशा की भावनाओं से बेखबर है। क्या अलीशा उनके बीच दरार बनाने की कोशिश करेगी या अपना टूटा दिल लिए इनकी जिंदगी से खामोशी से निकल जाएगी? अलीशा की फितरत वैसे छोड़ने की नहीं है और काजल का पॉजेसिव नेचर कबीर को मालूम है। फिर ऐसे में कबीर ने पुरानी बोतल को बाहर फेंक दिया जो उसने अलीशा को दी थी। कार बहुत ही बेकार हालत में थी। कबीर सोचता, पता नहीं कैसे अलीशा इस कार को चला रही थी। कबीर ने उस गाड़ी को मेंटेन करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शायद वो काफी नहीं था। कार को बाहर निकालकर कबीर ने जादुई ढंग से टेकआउट बॉक्स से एक सफेद ईयर क्लिप निकाला। काजल भी तैयार होकर नीचे आ गई थी। उन्हें पार्टी में जाना था। जब काजल कार में बैठ गई तो कबीर ने उसे वो ईयर प्लग दिए। काजल पहले तो समझ नहीं पाई, फिर वो समझ गई। वाह, ये बहुत प्यारा है, आप सच में बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। काजल ने ईयर प्लग लिए और अधीरता से उन्हें लगा दिया। सफेद ईयर प्लग के दोनों तरफ मोटे फर थे जो काजल के छोटे चेहरे को लगभग ढक रहे थे। अब बैठो और अपने आप को स्थिर करो, कबीर ने कहा। काजल ने कबीर की कमर के चारों ओर अपनी बाहों को लपेट लिया और खुशी इजहार करते हुए अपना चेहरा कबीर की पीठ पर रख दिया। जब वे क्राउन होटल में पहुंचे तो कबीर छोटी कार को पार्क करने के लिए जगह खोजने लगा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि बस एक पार्किंग स्थल खाली है। वो तुरंत उस पार्किंग स्पेस के अंदर चला गया। इससे पहले कि वो रुक पाता, उसने अपने पीछे से हॉर्न की तेज आवाज सुनी। कबीर घूम गया। एक BMW उस पर बिना रुके हॉर्न बजा रही थी। कबीर ने पहले कार खड़ी की थी। क्या यह आदमी पागल है? जब BMW वाले इंसान ने देखा कि कबीर पर उनकी हॉर्न का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और कबीर को उल्टा सीधा बोलने लगा। इस जगह को देखो, क्या ये जगह तुमको अपने कार को पार्क करने के लिए सही लग रही है? जल्दी करो और पीछे हटो। अपने पीछे से आने वाले की बातों को सुनकर काजल भी मुड़कर देखने लगी। BMW में बैठा इंसान कमेंट करता है, इतने गरीब लोग भी आजकल ऐसी खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। ए सेक्सी, इन बच्चों के साथ समय बर्बाद करना बंद करो। आओ मेरे साथ खाना पीना खाओ। इस कमेंट के पहले कबीर इस आदमी को नजरअंदाज कर रहा था, मगर उसने कहाँ सोचा था कि उसने जिसकी बीवी पर कमेंट पास किया था वो उसे जान से मारने की ताकत रखता था। कमेंट कान में पड़ते ही कबीर उस इंसान के हुड के पास गया
और एक भी शब्द कहे बिना गाड़ी पर मुक्का मारा। तभी होठ पर मुट्ठी का निशान दिखाई दिया। कबीर गुस्से में बोला, आइंदा सोच समझकर जुबान खोलना, या तब जब तुम जीने से थक चुके होगे। गाड़ी के अंदर बैठा इंसान इसे बस घूरे जा रहा था। उसने फिर तेवर दिखाए, क्या आप जानते हैं कि ये कार नहीं है? क्या आप जैसा भिखारी मुझे इसके लिए पे कर सकता है? BMW में बैठे इंसान को अपनी कार के लिए दुख था। ये पहली कार थी जिसे उन्होंने खुद खरीदा था। इसके बाद BMW में बैठा इंसान अपनी गाड़ी वहां से हटा लेता है। कबीर काजल का हाथ पकड़कर होटल में चला गया। इस बड़े रेस्टोरेंट को हर्षवर्धन ने बहुत साल पहले खरीदा था। कहा यह भी जाता था कि हर्षवर्धन ने इसी छोटे से होटल से अपना बिजनेस शुरू करके बाद में खुद को एक्सपॉन्ड किया था। शिमला के स्थानीय लोगों के दिलों में इस होटल की इमेज बहुत अच्छी थी। इस बार काजल ने देखा कि पार्टी में उसके कुछ पुराने स्कूल के दोस्त और कुछ लोकल पब्लिक भी थी। उनमें से कुछ ही निचले शहरों से आए थे। दरअसल हाई स्कूल में काजल की क्लास सबसे हाई फाई लोगों में से थी। उसके ज्यादातर स्टूडेंट्स ने दुनिया के प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालयों में प्रवेश किया था। शिमला में रहने वाले बहुत कम लोग थे। काजल को भी फॉरेन से सीधे निमंत्रण मिला था। वो चाहती तो बाहर पढ़ने जा सकती थी, मगर उस समय केशव सारस्वत को एक नुकसान के कारण सारस्वत फैमिली विला से बाहर जाना पड़ा था। इस सब के कारण काजल बाहर जाकर नहीं पढ़ पाई थी। यही कारण था कि काजल का इस यूनिवर्सिटी में इनमें से कोई दोस्त नहीं था। काजल अपने पुराने क्लासमेट्स के बारे में सोचते हुए बहुत अच्छे मूड में थी। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें उसने 5 साल से नहीं देखा था। इस होटल को कबीर गौर से देख रहा था। ये रॉयल होटल गिरावट की ओर बढ़ रहा था। होटल के इंटीरियर में काफी हीटिंग था। कबीर और काजल कमरे 1, 2, 3 थी की ओर चल पड़े और बेड लक ही कहेंगे कि इसको पार्किंग में मेरी एक गरीब सा समझ इंसान के साथ बहस हो गई और मैंने लड़ाई भी नहीं की। ब्रो, तुम कब से बदल गए? तुमको तो पहले लड़ने और मारने का बहुत शौक था। देखो, मुझे चढ़ाओ मत, नहीं तो बहुत से लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त प्रवीण एक नासमझ इंसान से हार गया। इससे पहले कि कबीर और काजल उनके पास पहुंचते, कमरे के भीतर की तेज आवाज उनके कानों में गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि पार्किंग में मिला BMW वाला लड़का काजल का क्लासमेट था। वेलकम स्कूल कप्तान, अंदर आओ। सब आपको देखकर खुश हो जाएंगे। मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक लड़का कमरे के बाहर खड़ा था। उसने काजल को देख उसे जोर से बधाई दी। काजल 3 साल तक हाई स्कूल में स्कूल कप्तान थी। बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि काजल सिर्फ अपने परिवार के कारण स्कूल कप्तान बनी थी। काजल के अंदर वही वाली फीलिंग आ रही थी कि यहाँ भी लोग उसके पति को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। खैर, वो दोनों कमरे के अंदर आ चुके थे तो खोजकर पीछे की एक जगह पर जाकर बैठ गए। वहां माइक पे अनाउंस हो रहा था कि लगभग सभी लोग आ गए हैं। आप लोग को जानकर खुशी होगी कि हमारे स्कूल की शान काजल सारस्वत भी आ चुकी है। जी हाँ, याद कर लें कि काजल हाई स्कूल में हर उस चीज में आगे रहती थी जो हमें सिखाया जाता था। दिमाग में नहीं बल्कि सुंदरता में भी वो सबसे सुंदर लड़की थी। कबीर अपनी बीवी की तारीफ सुन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जब उन्होंने काजल का नाम पुकारा तो कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग दौड़ पड़े और सबका ध्यान उसी की तरफ था। सब लोग बहुत तेजी से काजल की तरफ बढ़ गए। कबीर भीड़ को देखते हुए वहां से पीछे हट गया। कुछ लड़कियां और लड़के काजल को बहुत बुरी तरह घेर के खड़े थे। कबीर को अचानक लगा कि काजल का दम निकल जाएगा। कबीर भीड़ को फुसफुसाते सुन सकता था। कुछ लोग काजल से बहुत दिनों बाद मिलने की खुशी जाहिर कर रहे थे। अन्य लोग बस उसे देखने में इंटरेस्टेड थे। 5 साल पहले की ब्यूटी क्वीन अब दिखती कैसी है। इन सब के बीच काजल को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। काजल, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली इन 5 सालों में। काजल पीछे मुड़कर देख नहीं पा रही थी क्योंकि लोगों से घिरी हुई थी, मगर वो आवाज पहचान चुकी थी। फिर भी एक बार वो कंफर्म करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक हैंडसम सा लड़का उसके पीछे खड़ा था जो उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। विवेक ने अपना हाथ काजल की ओर बढ़ाया। विवेक काजल का स्कूल फ्रेंड था। वो पिछले कुछ वर्षों से विदेश में रह रहा था। हाई स्कूल में काजल और विवेक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। दोनों के बीच अनबन का रिश्ता था जो अक्सर स्कूल प्रतिद्वंदिता में होता है, मगर अब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। विवेक कुछ पर्सनल कारण से शिमला लौट आया था। इस पार्टी में वो काजल से मिलने आया था। वो अपने खराब रिश्ते को सुधारने आया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काजल इतनी खूबसूरत हो गई होगी। विवेक काजल को मन ही मन स्कूल के दिनों से चाहता था। कबीर को स्पष्ट रूप से याद था कि काजल के दिल में उसके लिए प्यार आने का कारण ये था कि जब काजल अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो वो उसे बहुत ज्यादा घायल हालत में मिला था। उस समय काजल अकेली और असहाय थी। काजल के जीवन की आशा को
फिर से जगाने के लिए कबीर ने अपनी पहले से ही स्थिर चोटों को जबरन बढ़ा दिया था। काजल ने कबीर के शरीर की अच्छी देखभाल की थी। कबीर भी धीरे धीरे काजल के दिल में घाव भर रहा था। काजल ने विवेक के फैले हुए हाथ को देखा और एक मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। फिर उसने भीड़ में कबीर को देखा और अपना हाथ लहराया। कबीर काजल के पास पहुंचा। काजल ने कबीर और विवेक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरे पति कबीर है और ये मेरे हाई स्कूल का दोस्त विवेक है। काजल ने दोनों का इंट्रो कराया। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। कबीर का हेलो शब्द विवेक को बहुत भारी लग रहा था। उसने अभी तक अपने इरादों का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इस महिला ने चतुराई से अपनी बात रख दी थी। हालांकि विवेक को शुरू में एक झटका लगा, लेकिन वो काजल के लिए खुश भी था। उसकी नजर में काजल की इज्जत और बढ़ गई थी, क्योंकि उसने अपनी शादी की बात छिपाई नहीं थी। विवेक अपनी सोच से बाहर निकलकर कबीर को उसके हेलो का जवाब देता है। ओह हेलो, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। यकीन नहीं हो रहा है। तभी एक शोर ने सबका ध्यान आकर्षित किया। क्या कहा मिस्टर कबीर? सारस्वत परिवार का जमाई है? यह आवाज उसी BMW वाले लड़के की थी। ये लड़का काजल की क्लास का प्रवीण था। वो उन कुछ लोगों में से एक था जो हाई स्कूल से पास होने के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने और आगे पढ़ाई के लिए घर चले गए थे। मैनेजमेंट की स्थिति में आने से पहले उसने पारिवारिक व्यवसाय में 2 साल से अधिक की ट्रेनिंग ली थी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपनी नई BMW गाड़ी खरीदी थी। उसने आज इस मौके के लिए अपनी गाड़ी लाई थी, ताकि उसके दोस्त भी उसकी मेहनत देख सकें। मगर कार से उतरने से पहले ही उसकी नई कार का हुड एक मुक्के से टूट चुका था। पार्किंग में कम रोशनी और काजल के ईयर प्लग के कारण प्रवीण ने काजल को नहीं पहचाना था, और न काजल ने ही प्रवीण को नजर भर देख पहचान पाने की जहमत उठाई थी। हालांकि जैसे ही दोनों कमरे में आए थे, प्रवीण ने कबीर को अपनी कार के मुक्का मारने वाले रूप में पहचान लिया था। फिर उसने काजल को परिचय देते हुए सुना कि ये उसका पति कबीर है। प्रवीण के दिमाग में कुछ प्लान भी चल रहा था, जो गुस्से का नतीजा था। गुस्सा अपनी गाड़ी को बर्बाद होते हुए देखने का। क्या खूब रंग है। हमारे क्लास की ब्यूटी क्वीन ने गरीब घर जमाई पति तलाशा है। भीड़ आधी आधी बटी हुई थी। कुछ लोग कबीर की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग कबीर के खिलाफ बोल रहे थे। काजल आसपास के लोगों की चर्चा से नाराज थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। उसके मन में इस बात का मलाल था कि वो इस मिलन में शामिल होने आई थी। हर बार की तरह यहाँ भी उसे और उसके पति का मजाक बनाया जा रहा था। ये सब सुनकर विवेक भी कबीर की अनदेखी कर रहा था। हालांकि काजल समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे लग रहा था कि विवेक कबीर को गरीब मानकर उससे पीछे हट रहा है, मगर यहाँ बात तो कुछ और थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो विवेक का बर्ताव बदल रहा था, और काजल अनजान थी। कबीर का सब इस तरह मजाक बना रहे थे। क्या ये सिर्फ प्रवीण का उकसाना था, या इसके पीछे कोई